दरअसल यह हिंदुस्तान है। जितनी मेहनत में दुनिया के किसी अन्य देश में या किसी कम जनसंख्या वाले देश में व्यक्ति को 8 से 10 नौकरियां मिल सकती हैं, उतनी मेहनत में यहाँ एक नौकरी भी मिल जाए तो बहुत है। नौकरी मिलना तो दूर, आप किसी भी काबिल हो जाएं तो बहुत है। वास्तव में नौकरी हासिल करने की परीक्षाएं कोई भारतीय लोकतंत्र का चुनाव तो है नहीं जो प्रत्येक बार समय पर होते रहेंगे। हमारे यहाँ जब चुनाव की अधिसूचना आती है तो सभी वर्गों के लोग उसमें रंग जाते हैं। आप गरीब हो, अमीर हो, बेरोजगार हो या रोजगार वाले हो, सभी चुनाव के रंग में ऊपर से नीचे तक डूब जाते हैं। आपस में चर्चाएं करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी या कौन हारने वाला है। तो यह जो देश है यह तथाकथित राजनीतिक जागरूकता वाला देश है। इस राजनीतिक जागरूकता का कोई भी संबंध शायद नागरिक अधिकारों से है ही नहीं। नागरिक अधिकारों को लेकर इतनी बात नहीं होती जितनी चुनाव को लेकर। छोटा बड़ा नेता तो यहाँ हर कोई है और नेताजी का स्टारडम भी जबरदस्त है। देश में चुनाव तो प्रायः समय पर होते हैं, जैसे 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव या किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव या कोई अन्य चुनाव। जबकि परीक्षाओं का हाल यह है कि उनको कोई देखने वाला नहीं। यदि हम सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की बात करें तो कई राज्य लोक सेवा आयोग वर्षों तक रिक्त स्थान ही नहीं निकालते। यदि कुछ आयोग समय पर रिक्त स्थानों का विज्ञापन देते भी हैं तो उनकी परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती। यदि परीक्षाएं समय से हो जाती हैं तो परिणाम का कुछ पता ही नहीं चलता या पेपर लीक हो जाता है। यह चरण जैसे तैसे ठीक से निकल भी जाए तो मुख्य परीक्षा की डेट को लेकर इंतजार होता रहता है। फिर परीक्षा परिणाम का इंतजार, इसके बाद इंटरव्यू और अंत में जाकर पता चलता है कि परीक्षा में धांधली हो गई है। मामला कोर्ट में चला जाता है। परिणाम यह होता है कि 2005 की रिक्तियों का अंतिम परीक्षा परिणाम कई बार वर्ष 2010 तक भी नहीं आ पाता। इसी दौरान कई चुनाव होते हैं, कई सरकारें बनती हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी संख्या लगातार इसी चक्र में फंसी रहती है। कुछ महाभ्रष्ट लोग राज्य लोक सेवा आयोगों में अगर बैठे हुए हैं तो भी प्रायः उनका कुछ नुकसान नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए सभी फिट नहीं होते, सबकी स्कूलिंग भी उस तरह से नहीं होती। इस देश में अगर आप अपना करियर सुरक्षित करना चाहते हैं तो राजनीति में जाइए। समय पर परीक्षा अर्थात चुनाव होते हैं, प्रत्याशी सब कुछ सही करने का दावा भी करते हैं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते करते आदमी कब 25 वर्ष से 30 वर्ष का हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। व्यक्ति खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाता है जहां से वो अब ना तो अपने घर वापस जा सकता है और ना ही सफल हो पा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के चलते समस्याएं देश में लगातार बढ़ रही हैं। लगभग वही समस्याएं कॉलोनी में भी बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी तो कॉलोनी देश का ही छोटा सा रूप नजर आने लगती है। फर्क बस इतना है कि यहाँ चुनाव नहीं होते, इसलिए ना तो कोई झूठे वादे करने वाला है और ना ही वोट देने वाला। और जो देश में चुनाव लड़ते हैं उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बीते 70 वर्षों में हम इतने सभ्य भी नहीं हो पाए हैं कि ईमानदारी से समय पर परीक्षाएं ही करा सके, बिना किसी भेदभाव के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करा सके। हम सक्षम तो हैं लेकिन सभ्य नहीं। राज्य लोक सेवा आयोगों में तो धांधली के बड़े बड़े उदाहरण भरे पड़े हैं। ना जाने कितने प्रभावशाली प्रतिभाशाली युवाओं का करियर उन्हीं संस्थाओं ने निगल लिया है जो इन युवाओं को प्रशासन में लाने के उद्देश्य बनाई गई है। संघ लोक सेवा आयोग के तो खेल और भी निराले हैं। लोगों को कभी समझ ही नहीं आता कि जो पेपर बहुत अच्छा हुआ था उसमें 300 में से 66 अंक या 79 अंक कैसे आए। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी परीक्षाओं में तो 12 से 15 लाख रुपए देकर भी नौकरियां बंट रही हैं।
अब सबके घर वालों के पास तो 12-15 लाख होते नहीं हैं और ना ही इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात यदि आप धनवान हैं, चाहे कैसे भी, पर आप धनवान हैं तो आपके बच्चे अच्छी शिक्षा अर्जित करेंगे और वे ही नौकरियां करेंगे, अधिक धनवान बनेंगे और सुकून से रहेंगे। तो बड़ी बड़ी धनराशि लोगों से नौकरी की धांधली के नाम पर वसूल की जाती है। संभवतः वह प्रशासन और राजनीति में बैठे लोगों की जेब में चली जाती है। इन दोनों के गठजोड़ के बिना यह संभव नहीं। ये वे लोग हैं जिन्हें भगवान ने पहले से ही संसार की एक बहुत बड़ी आबादी से बेहतर जीवन और जीवन स्तर दिया है, पर भूख है कि मिटती ही नहीं। एक बिजनेसमैन के माध्यम से बाजार इन्हें अपनी तरफ खींचता है। इस बाजार में भी जरूरत की चीजें नहीं बनती, बल्कि चीजों की कृत्रिम जरूरत पैदा की जाती है। इसलिए इनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं हो पाती और यह अंधी दौड़ यूं ही जारी रहती है। जिस व्यक्ति ने नौकरी हासिल करने के लिए पैसे दिए हैं, उसे अपने पैसों की भरपाई भी तो करनी है। यह पैसा आता है आम आदमी की जेब से। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए और प्रति माह बड़ी बड़ी सैलरियां पाने वाले लोग ही सही मायनों में इस देश के सबसे बड़े भिखारी हैं। इस प्रकार यह पूरा चक्र है जिसमें राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट प्रशासनिक लोग और बिजनेसमैन शामिल हैं। तथा कथित सेलिब्रिटी इस बाजार बिजनेस के प्रचार प्रसार में सहायक होते हैं, जैसे फिल्मी कलाकार या क्रिकेटर आदि। सब कुछ इन्हीं 5 वर्गों के लोगों के पास है। शेष 80-90% के पास है घंटा। तो अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले बाजार को खत्म करना होगा। लेकिन जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक बाजार रहेगा। इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं। अगर देश के राजनीतिक सिस्टम को साफ स्वच्छ करना है तो सबसे पहले हमारी राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को पूरी तरह से बदलना होगा। यह भी संभव नहीं और इसलिए भ्रष्ट प्रशासनिक मशीनरी को भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। या तो सिस्टम का हिस्सा बनिए, अन्यथा आपका जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था में मजबूती से एक शेर की तरह ईमानदारी के साथ काम करना बहुत कम लोग जानते हैं। इसके लिए व्यक्ति के चरित्र में गहराई और उच्चता होनी चाहिए। जबकि सेलिब्रिटी या नकली हीरो हीरोइन की जोरदार मार्केटिंग की जाती है, इनके माध्यम से ही बाजार लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाता है। सच पूछो तो कितनी अश्लील व्यवस्था है यह। मारू, पुत्तन बाबू, खाटू दादा, बुच्ची बाबू, गोगा जी, गुलेरी बाबू, लल्लन पांडे नेपाली सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। बनारसी बाबू एमएससी व बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जबकि बालाजी बैंकिंग परीक्षाओं में लगे हुए हैं। सभी मित्रों को अपने अपने क्षेत्रों के प्रबल दावेदार कहा जा सकता है। इन सभी लोगों में तो खाटू दादा सिविल सेवा परीक्षा में सबसे बड़े दावेदार हैं। उनका न केवल अकादमिक रिकॉर्ड प्रभावशाली है, बल्कि वे वास्तव में बेहद कुशाग्र बुद्धि के। वे बहुत बड़े मुंहचोद भी हैं और खतरनाक भी, लेकिन उतने ही ज्यादा ब्रिलियंट भी। लेकिन यूपीएससी में उनके प्रयास समाप्त हो चुके हैं। अब उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग का ही सहारा है। पुत्तन बाबू के ज्ञान का स्तर कई मामलों में खाटू दादा को भी मात देता है। विषयों पर जैसी गहरी पकड़ पुत्तन बाबू की है, वैसे शायद किसी की नहीं। मारू और बुच्ची बाबू के अध्ययन में भी कोई कमी नहीं है। अन्य सभी मित्र भी अपने काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, चाहे गोगा जी हो, गुलेरी, लल्लन या नेपाली हो। गोगा जी और नेपाली भी कोई कोचिंग नहीं करते हैं, वे खुद से ही अच्छे परिणाम लाने के लिए प्रयासरत हैं। मारू ने भी कभी किसी की मदद नहीं ली है और उसने अच्छे परिणाम भी दिए हैं, लेकिन अभी तक अंतिम रूप से सफलता किसी को नहीं मिल पाई है। बनारसी बाबू और बालाजी अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के प्रबल दावेदार हैं।
लेकिन कोई करे तो क्या करे जब मात्र 100 सीटों के लिए 5-6 लाख आवेदन किए जाते हों, तो अपने आप ही शरीर में झुरझुरी आ जाती है। ऊपर से बाद में यह पता लगे कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया है या कोई अन्य धांधली हो गई है, तो फिर भगवान ही मालिक है। भारत की बड़ी जनसंख्या और प्रतिद्वंदिता का बड़ा स्तर भी अन्य कई कारणों के साथ साथ इस देश में युवा वर्ग की समस्याओं का कारण बनता है। हालात तो यह हैं कि संसार के इस सबसे युवा देश के युवाओं की स्थिति शोचनीय हो चुकी है। किसी परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन परीक्षा का कुछ अता पता नहीं। किसी का एक चरण हो गया है तो दूसरे चरण का कोई पता नहीं। किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा तो कोई रिजल्ट कोर्ट में लंबित है। किसी परीक्षा के सारे चरण हो चुके हैं तो पोस्टिंग का पता नहीं। यहाँ सिर्फ लोकसभा, विधानसभाओं और अन्य निकायों के चुनाव नियत समय से होते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कॉलोनी के मकान मालिकों को कॉलोनी की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर मकान मालिक कॉलोनी में नहीं रहते। जिन मकान मालिकों का परिवार कॉलोनी में ही रहता है, अपेक्षाकृत वे अपने किराएदारों की सुविधाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कमरों में किराएदार चाहिए जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। उनको ये किराएदार ज़्यादा से ज़्यादा मासिक किराए पर चाहिए। जैसे हमारे देश के राजनेताओं को देश की बढ़ती जनसंख्या से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए, चाहे कैसे भी, बस यही देश का सच है। तो मारू, खाटू, बुच्ची, बाला आदि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कभी बहुत परिश्रम कर चुके हैं। वे अपने अपने विषयों पर पकड़ भी रखते हैं। सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब आदमी पढ़े भी तो कितना पढ़े, वह अपने मन के उजाड़ को कैसे शांत करे। जीवन में हंसी खुशी के लिए कुछ तो चाहिए ना। शायद इसलिए अब पढ़ाई और मस्ती साथ साथ चलती है। सच कहें तो शायद इससे ज़्यादा अध्ययन की जरूरत भी नहीं है। यही कारण है कि मित्रों की यह चंडाल चौकड़ी भाग्य पर भी भरोसा करने लगी है। मारू ताउम्र एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने भाग्य से ज़्यादा खुद पर भरोसा किया है। अब उसे भी लगने लगा है कि जिंदगी में भाग्य का कुछ ना कुछ योगदान तो अवश्य रहता है। क्या करें, भारत की व्यवस्थाएं ही युवाओं को भाग्य पर भरोसा करने को विवश कर देती हैं। यद्यपि बहुत से लोग कॉलोनी से सफल होकर भी निकलते हैं, पर ज़्यादातर लोगों का वही हाल रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मन के क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाते। मन मार कर किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन करना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं है। फिर भी महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम वे कॉलोनी से बाहर निकल पाते हैं। जो लोग अपने मन के क्षेत्रों में कामयाब होते हैं, उनमें से कुछ लोग अंदर से काफ़ी छोटे प्रकार के लोग होते हैं। वे दोबारा कॉलोनी की तरफ मुड़कर नहीं देखते, यहाँ तक कि वे अपने मित्रों के नंबर तक भुला देते हैं। जब बालाजी और मारू कॉलोनी में आए थे तो उनकी मित्रता एक सज्जन से हुई थी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक विषय की अलग अलग कोचिंग लगा रखी थी। वे कभी आईएएस की प्री परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाए। फिर वे अपने गृह राज्य वापस चले गए और कई वर्षों तक राज्य लोक सेवा आयोग में लगे रहे। वहां भी वे कामयाब ना हो सके। कई वर्षों के बाद जब वे कॉलोनी में वापस आए, तब तक मारू ने भी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। वह 1 वर्ष पूर्व ही आईएएस की प्री परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और मुख्य परीक्षा में फेल होकर भी काफी अच्छे अंक अर्जित कर चुका था। अगले वर्ष दोनों लोग आईएएस की प्री परीक्षा में शामिल हुए। दोनों ने प्री परीक्षा उत्तीर्ण की, मुख्य परीक्षा भी उत्तीर्ण की, पर अंततः वे पहली बार में ही सफल हो गए और मारू फेल हो गया। लगभग 7 वर्ष की तैयारी के बाद उसका पहला पीटी पास हुआ था और पहली बार में ही सफलता भी मिल गई। पूरी तरह से कर्मवाद पर भरोसा करने वाले मारू के पास इस तरह की घटनाओं की व्याख्या नहीं है।
कम से कम जिस व्यक्ति के साथ उठना बैठना है उसकी तैयारी का स्तर या उसकी योग्यता की जानकारी तो होती ही है। मारू और बालाजी उनके साथ अच्छा खासा समय बिताते थे, साथ साथ में सिगरेट पीते, खर्च कम करने के लिए कुछ दिन उन्होंने बीड़ी भी पी। अच्छी खासी मित्रता थी, लेकिन एक बार कॉलोनी से बाहर जाने के बाद ना तो उन्होंने कभी मारू से बात की और ना ही बालाजी से। प्रायः उनके सभी मित्र बदल गए। कॉलोनी में ऐसे लोगों को परम चूतिया का पर्याय माना जाता है। यद्यपि सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग कॉलोनी को भी पहचानते हैं और अपने मित्रों को भी। वे यदा कदा मुसीबत में फंसे अपने मित्रों की मदद भी कर दिया करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कॉलोनी का जीवन चल रहा है। समय खिसकता जा रहा है। मस्ती के क्षणों में भी सभी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं बनती बिगड़ती हैं। समय के साथ साथ कुछ लोगों के संघ लोक सेवा आयोग में प्रयास घटते जा रहे हैं। घटते हुए प्रयासों के साथ अंदर ही अंदर एक बड़ी असफलता का डर समाने लगता है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हो जाते हैं जिन्हें प्रायः कोई भी बहुत बड़ा दावेदार नहीं मानता। यह वास्तव में उनके प्रति किसी ईर्ष्या द्वेष पर आधारित न होकर उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है। किसी के लिए मुख्य परीक्षा में 600 अंक लाना भी बहुत मुश्किल होता हो, वे अचानक ही किसी वर्ष सीधे 1100 अंक लाकर आईएएस बन जाएं तो कहीं ना कहीं भाग्य की सत्ता दिमाग में आ ही जाती है। मन में प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं कि कोई सज्जन अपनी परीक्षा के खराब चले जाने पर दुखी हो रहे होते हैं और सुखद आशय यह कि वे उसी वर्ष अच्छी रैंक के साथ सफल होकर भव सागर पार कर जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने किसी विशेष पेपर के खराब चले जाने पर परेशान हो रहा होता है या कुल 300 पूर्णांक में से 70-80 अंक के सवाल हल ही नहीं कर पाता, पर उसी विषय के दोनों पेपर्स में बेहतरीन अंक पाकर सफल हो जाता है। उसको मिले अंक खुद उसके लिए आश्चर्य का विषय बन जाते हैं। लेकिन अंततः महत्वपूर्ण तो सिर्फ सफलता होती है। कई बार ऐसे लोग बेहद अच्छे लोग भी होते हैं जिनकी सफलता सभी की प्रसन्नता का विषय होती है। बीते कुछ वर्षों में मारू की जान पहचान में कुछ अच्छे चयन हुए हैं। मारू की गली में रहने वाले बिहार के नीतीश कुमार आईएएस बने। मित्र विकास राय झारखंड लोक सेवा आयोग में सफल हुए। खाटू दादा की बिल्डिंग में रहने वाले अतुल यादव उत्तर प्रदेश में एसडीएम के पद पर चयनित हुए। संकल्प हॉस्टल के आलोक जी एक साथ बिहार पीसीएस और यूपीएससी में सफल हुए। विजयानंद मारू के पास वाली बिल्डिंग में रहने वाले रविशंकर छवि और बालाजी की बिल्डिंग के विकास कुमार भी सफल लोगों में हैं। पर ज्यादातर लोगों की समस्याएं जस की तस रहती हैं। इसलिए कॉलोनी में यूपीएससी की स्केलिंग प्रणाली और मॉडरेशन सिस्टम पर अच्छी खासी चर्चाएं होती हैं और यह कहा जाता है कि भैया तीर तुक्का है, जिसका लग गया वह शेर, बाकी सब ढेर। ऐसी परिस्थितियों में लोग भाग्य के भरोसे मेहनत करते रहते हैं। यूपीएससी से स्पष्टीकरण मांगने की कोई सूरत नहीं है। संवैधानिक संस्था है, जो परीक्षा परिणाम हाथ में दे दिया सो दे दिया। प्रशासन और राजनीति में जगह जगह पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन देश की इस सबसे बड़ी परीक्षा में कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एक समय था जबकि यूपीएससी द्वारा ली गई अपनी प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की जाती थी, लेकिन अभ्यर्थियों के लगातार संघर्ष का परिणाम यह है कि अब यूपीएससी ने अपनी उत्तर कुंजी जारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन मुख्य परीक्षा में आज भी अगर किसी के मारू की तरह 300 अंकों में से 79 अंक या खाटू दादा की तरह 66 अंक आ जाएं तो इसकी कहीं सुनवाई नहीं है। अभ्यर्थी परीक्षा फीस देकर परीक्षा में शामिल होते हैं, पर फिर भी उन्हें इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। आप अपनी कॉपी भी नहीं देख सकते। कुछ अवसरों पर कोर्ट ने भी विद्यार्थियों के पक्ष में अपना मत दिया है, लेकिन फिर वही सवाल कि यूपीएससी संवैधानिक संस्था है,
इसलिए वे गोपनीयता के नाम पर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह हमारे स्वतंत्र भारत की स्थिति है, जहां ना चाहते हुए भी व्यक्ति भाग्य और किस्मत पर भरोसा करने के लिए विवश हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 26 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15 फोर्थ फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज़ में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।